Bismillahirrahmanirrahim. This is our session 28 in school management. बेसिकली हमारा जो चल रहा था वो डेली प्रोटोकॉल्स ऑफ अ हेड जी या रूटीन ऑफ अ हेड कि हेड की रूटीन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ अ हेड विद द टीचर जी। उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स डिस्कस हुए। अब आज आगे बढ़ते हैं जी कि दैट in that coordination जी after specifically exams कुछ चीज़ें हमने प्री एग्ज़ाम्स जो थी वो डिस्कस कर ली थी। प्री एग्ज़ाम कह रहा हूँ, प्री असेसमेंट कह लें, टेस्ट कह लें, नाम आप कोई भी दें उसको। अब क्या है जी कि आफ्टर असेसमेंट या आफ्टर एग्ज़ाम्स वो कोऑर्डिनेशन, और ये क्या है कि उसमें यानी प्रीवियसली हमने सिर्फ क्या कहा था, टीचर्स जी। अब इसमें साथ आपका क्या जो एग्ज़ाम रिलेटेड स्टाफ है वो भी शामिल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोलर जी, क्लियर, या वो ऑफिस का वो स्टाफ जिसमें इवन टाइपिस्ट भी इंक्लूडेड होगा, जिसने आपको उस रिज़ल्ट का एनालिसिस निकाल के देना है। और उस एनालिसिस का आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जी, उसको काइंडली पास के लिख लीजिएगा कि दैट फॉर्मेट इज़ अवेलेबल दे जी, कि हाउ टू गो फॉर द एनालिसिस ऑफ दैट रिजल्ट जी। उसके कुछ सिंपल ग्राउंड्स में बता दूं कि वो एनालिसिस किस बेस पे होता है, जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन अब मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो जिसको आप असेसमेंट का मार्क्स का सिस्टम कह लें वो। अब वो मार्क्स में मोस्टली यूजुअली क्या होता है कि वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होते हैं, लेकिन साथ उसके कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी यूनिफॉर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क है। हम क्लियर जी, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशंस हैं, यानी सपोज़ आप लोएस्ट ग्रेड है 50 मार्क्स का, सपोज़ 50 मार्क्स की आपने असेसमेंट की, टर्म असेसमेंट मिसाल में कह रहा हूँ, या एनुअल असेसमेंट जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर बीच में ये सेगमेंट्स में देखें, फिर नाम लेके मेंशन कर रहा हूँ कौन से, प्रेजेंटेशन, होमवर्क है या नोटबुक्स कह लें, यूनिफॉर्म है, यानी कोई बिहेवियर है, यानी एटिकेट्स मैनर्स कह लें, कोई सेगमेंट्स आप 4-5 आप ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल जी, कि अब आपकी अपनी ये स्कूल पॉलिसी पे क्या उनमें ये कुछ मार्क्स शामिल होने चाहिए। यानी डिफ्रेंसीशन, वही मैं फिर कहूँगा कि एविडेंस ऑफ डिफ्रेंसीशन मस्ट बी देयर जी। इस सूरत में नहीं कि बच्चों का सेक्शन उठा के अलग कर दिया। हमने एविडेंस ऑफ डिफ्रेंसीशन क्या रखा हुआ है कि अच्छे बच्चों का एक सेक्शन ए बना दिया, उससे कम अच्छे बच्चों का सेक्शन बी बना दिया। सी डी ई वाले बच्चे जो हैं वो ख़ुद उनको पता होता है कि यानी उनको रखा ही इस हिसाब में गया है कि वो बिल्कुल सबसे लोएस्ट हैं, यानी वो एविडेंस ऑफ डिफ्रेंसीशन ना हो। एविडेंस ऑफ डिफ्रेंसीशन अगर लाना भी है तो वो इन चीज़ों में हो ना, कि बच्चा अपना जो यूनिफॉर्म बहुत अच्छा कैरी कर रहा है आप उसको भी इक्वल रख रहे हैं, जो जो अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में बहुत डिसेंट है, एटिकेट्स मैनर्स को फॉलो कर रहा है, जो अपने होम असाइनमेंट्स में रेगुलर है, जो अपनी प्रेजेंटेशंस में वेल प्रिपेयर्ड होके आता है उसमें, और दूसरे बच्चे में आपको उसको सेम रख रहे हैं, और उसको सिर्फ आप पेपर्स की बेस पे, असेसमेंट की बेस पे, या जो टेस्ट ले रहे हैं उसकी बेस पे उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। तो ये अगर 4-5 सेगमेंट्स आप एक्स्ट्रा रख लें तो बच्चों में क्या वो एविडेंस ऑफ डिफ्रेंसीशन क्लियरली अनाउंस भी हो जाएगा, उनको कन्वे भी हो जाएगा, ये उनकी बेसिकली मोटिवेशन बनेगा। यानी जो बच्चा इस दफ़ा अगर सपोज यूनिफॉर्म में अच्छे मार्क्स ले रहा है तो बाकियों में भी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन डेवलप होगी कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव करें। जो प्रेजेंटेशन में अच्छा वेल प्रिपेयर्ड हो के, ठीक है, वो बाबा से हेल्प लेता है, गूगल से सर्च करता है, ढूंढता है, मटेरियल ढूंढ के लाता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है, वो उसका एविडेंस हो। फिर इसी तरह अब आप एक्टिविटी पार्टिसिपेशन या सोसाइटीज़ और क्लब्स हमने डिस्कस किए प्रीवियसली, स्टूडेंट काउंसिल हमने डिस्कस की, हाउसेज़ हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब वो हाउसेज़ में उसकी परफॉर्मेंस क्या लें, यानी इवेंट्स में आपके स्टूडेंट काउंसिल के वो किसी काउंसिल का मेंबर है या इवन पार्टिसिपेंट है, वहाँ उसकी पार्टिसिपेशन क्या है, उसके मार्क्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर 5-5 सपोज 5 नंबर आपने होमवर्क को दे दिए, 5 नंबर आपने क्या प्रेजेंटेशंस को दे दिए, 5 नंबर आपके उसका जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है उसके दे दिए, 5 नंबर यूनिफॉर्म के दे दिए, तो ये तकरीबन 20-25 मार्क्स आपके ये बन जाएंगे। तो बाकी जो असेसमेंट आप वो 75 मार्क्स की कर लें।
या बाकी असेसमेंट छोटी क्लासेस हैं उनकी, तो अगर वो 25 मार्क्स की आप असेसमेंट कर रहे हैं तो 25 मार्क्स आप इन चीज़ों के, और ये लाजमन होने चाहिए जी। क्लियर? किस के लिए? कि अगर आप उसको SQ आप कह रहे हैं, सोशल कोशेंट आप कह रहे हैं, तो क्या वो सोशल कोशेंट कहीं उसकी कोई का एक्सप्रेशन भी है, कहीं उसकी मैनिफेस्टेशन भी है? तो जब आप कहें कि जी आपने 25 मार्क्स इन चीज़ों के रखे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं, यू कैन प्राउडली अनाउंस कि आपके स्कूल में कि बच्चों का ये सारी चीज़ें किस रिलेटेड थी? IQ से रिलेटेड जी। ये इंटेलिजेंस कोशेंट था सारा, जो फॉर एग्जांपल उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उर्दू में कितने आ रहे हैं, मैथ्स में कितने आ रहे हैं, क्लियर, साइंस में कितने आ रहे हैं, या जनरल नॉलेज में कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा क्या था? IQ रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये आपने किस रिलेटेड रख दी? SQ रिलेटेड। आप अपने उस DMC या मार्कशीट के फॉर्मेट्स में ये हेडिंग्स आप ऐड कर सकते हैं कि यानी ये वाले पोर्शन पे क्या आ जाए कि दैट दीज मार्क्स आर रिलेटेड टू व्हाट? IQ, एंड दीज मार्क्स आर रिलेटेड टू व्हाट जी? SQ। इज दैट क्लियर जी? अब वो जो बना है इसका एनालिसिस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल दिस इज देयर, अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर मंथली असेसमेंट जी, दिस इज देयर फॉर द मंथ ऑफ मार्च जी, जो मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट मंथ की सजेस्टेड यही है ना हो, क्योंकि सपोज फर्स्ट मंथ, अब देखें मैं विंटर जोन है तो यहाँ मार्च है, समर जोन है तो वहाँ अप्रैल मई हो सकता है, तो आप अपने मंथ के अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं जी। मुझे एक दफ़ा एक साहब की बात पे बड़ी हंसी आई कि सपोज़ मैंने विंटर के अकॉर्डिंगली कोई कैलेंडर डेवलप किया, कोई चीज़ डेट की, तो वो बड़ा हंस हंस के उसको बता रहे थे कि सर आपने मार्च मेंशन कर दिया। मैं हैरान हूँ, तोहफ़ है अकल पे लोगों की। तो मार्च को आप कन्वर्ट कर लेना, अगर आपका मंथ मई में स्टार्ट हो रहा है, आपका अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, विंटर जोन, समर जोन या डिफरेंट रीजन्स, आप कहें दुनिया में किसी जगह कुछ और भी होगा। अब वो बंदा मुझे आके कहे जी आपने कहा मार्च, तो मैं मार्च से मुराद ले रहा हूँ यहाँ मैं जहाँ मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सराउंडिंग्स। तो आप अपना स्कूल जहाँ पे भी आपका स्कूल है, जिस भी मंथ में शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट मंथ की ना करें। क्लियर? फर्स्ट मंथ की जाके सपोज मार्च है तो ये होगी कब? अप्रैल में। क्लियर? तो यानी आप अप्रैल में ना लें, क्योंकि फर्स्ट मंथ क्या होता है? फसी होता है। फर्स्ट मंथ में हसल होती है, फर्स्ट मंथ में ओरिएंटेशन होती है, फर्स्ट मंथ में बच्चे एडमिशन आ रहे होते हैं। हमारे लोग अभी तक इतना रेगुलर नहीं हुए, इतना पंक्चुअल नहीं हुए कि जो अगर आपने सपोज जो डेट दी है तो एग्जैक्ट उस डेट पे सारे बच्चों का अराइवल हो जाए। हमारे यहाँ कस्टम है, कल्चर है, जिसको आस्ता आस्ता हमें बदलना पड़ेगा कि हमारे यहाँ मार्च के मिड में भी बच्चे एडमिशन हो रहे होते हैं, मार्च के एंड में भी एडमिशन हो रहे होते हैं, इवन इस मुल्क में तो सितंबर तक एडमिशन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पर मार्च में ना करें आप। तो मार्च की असेसमेंट कहाँ होगी? जाके अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो और अप्रैल की कब होगी? जाके मई के फर्स्ट वीक में जी। यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि ये अप्रैल का रिजल्ट है। क्लियर? एनालिसिस कैसे होगा इसका? कंपैरिजन मैं किसके साथ करूँगा? मई के साथ। पहले सिर्फ अप्रैल है, अब खाली अप्रैल है, इसका तो कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, फॉर एग्जांपल एडमिशन टेस्ट जो लिया था आपने, या प्रीवियस क्लास में बच्चे ने जो लिया था उसके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, या करंट बेसिस पे भी उन एरियाज़ को हमने टारगेट करना होता है कि इन विच एरिया द चाइल्ड इज़ परफॉर्मिंग गुड एंड इन विच एरिया द चाइल्ड इज़ अदरवाइज। सपोज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का कौन सा एरिया जिसमें बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन सा एरिया जिसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब वो एरियाज मेन आपके क्या होते हैं रिलेटेड? क्या उसकी मेंटेनेंस, अरे असल में कोई प्रॉब्लम है, मेमोरी कह लें आप उसको, मेमोरी इशू है उस बच्चे का, या उसकी इलेबोरेटिव रिहर्सल है। यानी ये आप सेगमेंट बना सकते हैं जी अपने पास, और जैसा कि मैंने कहा ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। मैं करूँगा तो मैंने क्या रखना होता है, मैं उसको पहले क्या चेक करता हूँ? मेंटेनेंस रिहर्सल, कि बच्चे की मेंटेनेंस रिहर्सल प्रॉपर हुई हुई है नहीं हुई हुई है। पहले ओवरऑल पूरी क्लास की चेक करूँगा कि अगर मोस्टली बच्चे बेसिक इन्फॉर्मेशन ही गलत दे रहे हैं, मोस्टली, देखें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्टली बच्चे बेसिक इन्फॉर्मेशन ही गलत दे रहे हैं, तो इसका मतलब है मेंटेनेंस रिहर्सल सही नहीं हुई। am I क्लियर? लेकिन अगर मोस्टली बच्चे बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक दे रहे हैं लेकिन बीच में डाटा मिसिंग है, स्किप्ड है, सीक्वेंस नहीं है, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, गलत आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है लैबोरेटरी रिहर्सल सही नहीं हुई। मैं अपनी इसको देखें, इसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी में चीज़ें ठीक करनी है ना। या सम टाइम क्या है जी, बच्चा सिर्फ क्या
जब एलेबरेटिव नहीं है तो रिटेन भी नहीं हो रही होगी। या बच्चा सम टाइम क्या है जी, वो एक्सप्रेशन में वीक है जी, राइटिंग में वीक है जी। इसका मतलब मैं उसको क्लास वर्क में टारगेट कर लूँगा। टीचर गिव्स मी द एविडेंस ना। अब ये मीटिंग किसके साथ हो रही है? टीचर के साथ, एग्जाम स्टाफ के साथ। तो टीचर उसका प्रूफ आपको दे देंगे कि वो बच्चा नॉर्मली क्लास पार्टिसिपेशन में ठीक होता है, ही आंसर्स, ही पार्टिसिपेट्स। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम फिर किस में है? एक्सप्रेशन में। तो इस बच्चे को मैं अपनी किस टारगेट लिस्ट में रख दूंगा जी? फिर वापस मैं आ जाऊंगा किसकी तरफ? स्टूडेंट फाइल। स्टूडेंट फाइल में ये टारगेट कहाँ आ गया मेरा? यानी जो क्लास वर्क में मैंने जिन बच्चों को टारगेट करना है इसका नाम उसमें आ जाएगा। इज दैट क्लियर जी? गेटिंग माय पॉइंट? और यूजुअली आप कहें क्लियर, यूजुअली अगर मैं सम अप करूं इस चीज़ को, तो मेरे पास जो वट एवर आई ऑब्जर्व्ड अप टिल नाउ जी, बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट जी, कि वो क्या आपके 99% प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहाँ सॉल्व हो जाते हैं कि अगर आप बच्चों को टारगेट कर लें किस में? क्लास वर्क में। अब मैं 99 कह रहा हूँ तो मेजॉरिटी एकेडमिक रिलेटेड होते हैं। बाकी सपोज देखें बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, प्रेजेंटेशंस हैं, तो उनको आप किस में टारगेट कर लेंगे? टीपीएस में या असेसमेंट में, या प्रेजेंटेशन का सेपरेट अगर आपने सेगमेंट रखा हुआ है उसमें। इज दैट क्लियर जी? लेकिन कहने का क्या मकसद जी? ईच एंड एवरी चाइल्ड मस्ट बी डिस्कस जी, इंडिविजुअली एक एक बच्चा डिस्कस होना चाहिए, जिसमें मैं फिर कह रहा हूं वो सारे सेगमेंट्स उसके क्या हैं? हिज यूनिफॉर्म, his participation in classroom, his participation in TPS in presentations, his participation in home assignments, specifically kinesthetic related assignments, practical assignments, out of the box assignments जिसमें ऐसी assignments बच्चे को मिलती हैं जो information book में नहीं है, his performance during summer tasks, summer brain drain और winter brain drain, छुट्टियों के दौरान वो बच्चा कैसा परफॉर्म किया उसने। हर एक सेगमेंट डिस्कस होना चाहिए उसका, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर हो जी। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक दफा चीजें टाइप हो के आपके पास पड़ी हों, यू आर जस्ट सपोज टू टिक इट जी, यू आर जस्ट सपोज टू फिल इट जी। am I clear जी? अब जब देखें अप्रैल के बाद आगे मई का आ गया, अब क्या आप कि वेयर वर यू स्टैंडिंग इन अप्रैल? वहाँ पे आपकी अप्रैल की एक एनालिसिस हुआ था, एक रिपोर्ट बनी थी कि ये बच्चे हैं जी जो फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस रिहर्सल में वीक थे, ये लैबोरेटरी उनकी सही नहीं हो पाई, ये वाले एक्सप्रेशन में कमज़ोर थे, ये वाले प्रेजेंटेशन में अच्छे नहीं थे। क्लियर? अब उसको आप कंपेरिजन करेंगे मई में कि उनमें से कितने बच्चे इंप्रूव हुए नहीं हुए। कि जो अप्रैल में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट में बच्चे आए जो कमज़ोर थे एक्सप्रेशन में 10, मई में अगर वो 10 से 8 या 5 नहीं हुए तो इट मीन्स दैट आई एम नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वो 10 से 5 होने चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो कहें 10 से 0 होने चाहिए, लेकिन मैं जनरली एक बात कर रहा हूं कम से कम तो हो ना, वो ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आए उनमें ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? एंड दिस इज द रियल टास्क जी। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही होती है? देखें कि मार्च में आया बच्चा, अप्रैल में आया, मैं उस वक्त अलर्ट नहीं हुआ। मैं जाके अलर्ट कब हो रहा हूं? जब उस बच्चे का एनुअल एग्जाम हो रहा है। इसको चाहे आप बोर्ड क्लासेस के ऊपर इंप्लीमेंट कर लें कि बोर्ड क्लासेस का बच्चा है, कुछ है, मैं डे 1 से मुझे ऑन टोज होना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं पहले मंथ से ही ऑन टोज हूँगा, या बजाय इसके क्या जब एग्जाम के 2 महीने रह जाते हैं फिर मैं बच्चों को बुला के संडे को भी बिठा लूँ, फिर मैं बच्चों को बुला के जी रात 12-12 बजे तक भी बिठा लूँ, माजरत के साथ जी, विद अपॉलॉजीज, आई डोंट एक्सेप्ट इट जी। क्लियर? एंड हु एम आई हैव नो कैपेसिटी जी। क्लियर? इनकैपेसिटी ऑफ व्हाट जी? बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ऐसे आइडियल्स को नहीं मानती कि एग्जाम से 2 महीने पहले बुला के बच्चों को रात 10-10 बजे तक आप बिठा लो जी।
ये किसी सूरत भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। फ़ायदा हो भी, इसको समझिएगा जी, फ़ायदा हो भी अगर, तो क्या आपके 2-4-5% बच्चों को होता है जिनकी इतनी कैपेसिटी होती है, जिनका इतना सिटिंग स्टेमिना होता है, जिनका इतना कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस हो चुकी होती है। और इसमें कबाड़ा होता है ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं। दे गेट रूइंड, दे गेट स्पॉइल्ड, यू कैन चेक देयर रिजल्ट्स जी। Am I clear जी? गेटिंग माई पॉइंट? कि वही मैंने पूरा मंथ, सपोज आपकी बोर्ड क्लासेस हैं, मई से यूजुअली स्टार्ट हो जाती हैं, मैट्रिक लेवल से शुरू करो, नहीं मई नहीं तो जून में स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं जून में अलर्ट ना हूँ, मैं जुलाई में अलर्ट ना हूँ, लेकिन मैं सितंबर अक्टूबर में अलर्ट ना हूँ जाके, मैं एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले जाके उन बच्चों को कर, नो नॉट एट ऑल जी। दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस कि जो डे 1 से चलना होता है, जो शुरू कहाँ से होता है, एडमिशन टेस्ट से। कि जब मैंने बच्चा मेरे स्कूल में आया, मेरे पास कॉलेज में आया, मैंने उसका एडमिशन किया, उस वक्त मैंने टेस्ट लिया था नहीं लिया था? आप देख लें, आप पहली रिपोर्ट मेरी वहाँ तैयार होगी कि एडमिशन करते वक्त मेरे पास उसके कुछ क्या जो कोई ना कोई एनालिसिस निकला हो कि कौन से वीक एरियाज हैं जिनको टारगेट करना है। आप ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा जी। अब ये काम करेगा कौन जी? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल दिस? हेड। क्लियर? एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टाफ। ये रिपोर्ट बना के डिस्कस बेशक टीचर के साथ होगी, लेकिन ये टारगेट सेट कौन करेगा? हेड करेगा। टीचर टारगेट्स को अचीव टीचर नहीं करना है, लेकिन ये टारगेट सेट करने में उसकी हेल्प कौन करेगा? एग्जाम स्टाफ, हेड्स। चाहे वो हेड का कोई भी रोल कह लें, चाहे वो हेड कोऑर्डिनेटर है, चाहे वो हेड कोई सीनियर मिस्ट्रेस है, चाहे वो कोई एचएम है, हेड मिस्ट्रेस है, चाहे कोई वाइस प्रिंसिपल है, चाहे कोई प्रिंसिपल है, और व्हाट एवर इट इज जी। am I clear जी? और उसके बाद इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फेज उसका क्या जी? पीटीएम जी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग जी। जो बड़ी मादरत के साथ एक लाइटर नोट में कहूँ, सूट दिखाने के अलावा आप कोई और इवेंट, इसका मकसद मुझे नज़र नहीं आ रहा होता कि नया सूट सिलवाया जाता है। कुछ बहनें मेरी हो सकता है माइंड कर जाएं इस बात को, मिजाहन एक बात कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से सूट दिखाने का कंपटीशन चल रहा होता है। पेरेंट टीचर मीटिंग जी, इसका भी आपको साथ एक फॉर्मेट मिल जाएगा जी कि आपकी प्री पीटीएम कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, पीटीएम की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, और पोस्ट पीटीएम कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जी। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा जी। प्री पीटीएम, पीटीएम और पोस्ट पीटीएम जी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे मज़े की बात जो ऑब्ज़र्व किया गया सराउंडिंग में जी, मज़े की नहीं कहना चाहिए, मादरत के साथ दुख की बात, कि ये दोनों हमेशा इग्नोर होती हैं जी। हमने प्री पीटीएम में एक तो जो अभी कह दिया हमने, क्या? रिजल्ट एनालिसिस। रिजल्ट एनालिसिस, उसको RA नाम दे दें आप, उस डॉक्यूमेंट का नाम आप RA रख लें। रिजल्ट RA ऑफ ग्रेड 1 फॉर एग्जांपल, RA ऑफ ग्रेड 2, RA ऑफ ग्रेड 3। इसकी बेस पे जो आपकी रिपोर्ट बनी है जी, दैट मस्ट बी देयर जी विद द टीचर्स। और पर्पस क्या होता है जी पीटीएम का? पीटीएम इज बेसिकली टू इनवाइट पीपल, इनवाइट पेरेंट्स, गार्जियन और वट एवर, to share with them the detailed policy, the detailed plan। पीटीएम का कतई मकसद नहीं होता कि पेरेंट को बुला के हमने बताना होता है कि जी उनके बच्चा, वो जी उनका बच्चा, आपका बेटा होमवर्क नहीं करता जी, आपका बच्चा क्लास में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है जी, आपका बच्चा यूनिफॉर्म सही नहीं पहनता जी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये किसी भी सूरत में ये स्कूल का काम नहीं है। होना तो ये चाहिए, पेरेंट मुड़ के इसका जवाब ये दें कि अगर मेरा बच्चा इतना अच्छा हो जी तो मैं स्कूल में भेजूँ क्या? क्यों?
ये फिर स्कूलिंग का पर्पस ही फौत हो जाएगा, स्कूलिंग का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो ये वही वाली बात होगी विच आई ऑलवेज से कि भाई ठीक है जी, क्लिनिक मैंने खोल लिया है, मरीज़ मेरे पास कोई भी ना आए, सेहतमंद लोग आए, सेहतमंद लोगों को मशवरा देने की मैं इतनी फ़ीस लूँगा। हम क्लियर जी? पीटीएम है ही क्या, पर्पस ही क्या है कि मेरे पास ये एनालिसिस एक रिपोर्ट निकली हुई है हर बच्चे की। क्लियर आई विल गो फॉर दीज टू थिंग्स जी, कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, और साथ उसके मेरे पास रेडी होना चाहिए क्या, एक्शन प्लान, एंड दिस इज द एक्शन प्लान वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? सिर्फ उनके नोटिस में हो ताकि क्लैश ना आए। मैं ये बहुत जोर दे के ये बात कह रहा हूं कि पीटीएम इज बेसिकली कंडक्टेड टू अवॉइड द क्लैश बिटवीन whom जी, पेरेंट्स एंड स्कूलिंग और स्कूल सिस्टम। एंड दिस इज अ ट्राइंगल जी, इसको कभी भी मैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकता, दिस इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। क्लियर? वेयर पेरेंट, और दूसरी तरफ मैं टीचर नहीं कह रहा जी, मैं क्या लिख रहा हूं, स्कूल सिस्टम पूरा, द होल सिस्टम, बोथ आर इन एन एफर्ट, क्लियर, बोथ आर स्टैंडिंग बाय द चाइल्ड, behind the child, to support him, to move him forward जी। this is what student, दोनों का रोल है जी, कोई कतन स्ट्रेट लाइन नहीं है जी। एक ट्राइंगल है, कैसे जी? आई एम गोइंग टू प्रूव इट, कैसे ट्राइंगल है जी। अब पीटीएम का सिर्फ मकसद ये तो नहीं होता 2 + 2 4, आपके बच्चे ने जी सपोज ग्रेड 4 में बच्चा है, तो आपके बच्चे ने जी साइंस में पीएचडी कर ली, इसको ले जाए साइंटिस्ट बन गया है, लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो गया, लिंग्विस्ट बन गया, इवन स्पीकर नहीं, अच्छा लैंग्वेज स्पीकर नहीं बल्कि इवन लिंग्विस्ट बन गया, डिग्री ले लें इसकी, ले जाएं इसको, नहीं। क्लियर? वो एक क्या होता है बेसिकली, टू सिट टुगेदर, टू गेट टुगेदर, क्लियर, टू नो अबाउट द चाइल्ड। अब जरा सुनिएगा इंपॉर्टेंट जी, कि इस बच्चे की कुछ इंफॉर्मेशन पेरेंट से किसके पास आ रही होती है, स्कूल के पास, और स्कूल से कुछ इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही होती है, पेरेंट के पास। दे बोथ मस्ट बी देयर ऑन द सेम पेज। मकसद सिर्फ पीटीएम का इतना होता है कि ये कतहन कुछ शिकायतों का अंबार, कुछ और नहीं। सपोज जी, मिसाल नंबर 1, आपके बच्चे का जी बिहेवियर प्रॉब्लम है जी, क्लियर, और उस बिहेवियरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं जी, हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी नीड योर सपोर्ट, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इट इन योर नोट। मैं मिसाल दूं, सपोज स्कूल में एफर्ट की जा रही है जी, बच्चे को पोलाइटली, काइंडनेस से, प्यार से, एक डिसेंट मैनर पे उसके बिहेवियरल इशू को कंट्रोल, या बाय लिमिटिंग चॉइसेस हम कह रहे होते हैं उसको। लिमिटिंग चॉइसेस से क्या मुराद, कि हम बच्चे के ऊपर कुछ बाउंड्स रखते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, लिंक्ड विद इंसेंटिव, कि अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लो। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को हिट किया, मैं आसान मिसाल समझाऊं, मैं उसको कहता हूं आइंदा अगर आपने नेक्स्ट पूरा वीक कभी किसी को हिट नहीं किया तो देयर विल बी अ चॉकलेट फॉर यू, और देयर विल बी अ स्टार फॉर यू, यू विल बिकम द स्टार ऑफ द डे, यू विल बिकम माय असिस्टेंट जी। गेटिंग माय पॉइंट? और मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखता हूं, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, एवरीबडी इज सपोर्टिंग हिम जी, और मैं बाकियों को कहता हूं यू विल हेल्प हिम जी, आपकी सारी टीम है ये, आपने इनको हारने नहीं देना, आपने इनको जितवाना है। गेटिंग माय पॉइंट जी? देखिए, मैं क्लास को ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा बुरा है, मैं क्लास को क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि यू आर द टीम, क्लियर, आपने इस बच्चे को जितवाना है। आज ये हार गया, इन्होंने हिट कर दिया, आइंदा ये कभी किसी को हिट नहीं करेंगे, ही विल नेवर टच एनीबॉडी, व्हेनेवर ही इज गोइंग टू फॉरगेट, ये भूल जाते हैं, आपने इनको रिमाइंडर देना है, डोंट टच, डोंट टच। अब वो एक पॉजिटिव सेंस भी हो गया। हम करते हैं, हम क्या हैं, जब क्लास के सामने मैंने कह दिया ना कि बच्चा है ये जी बड़ा गलत काम करता है, दूसरा बच्चा भी उसको कह रहा होता है आप ऐसे करते हो, तीसरा भी उसको कह रहा था ऐसे कर रहे हो, उसको एक कोई इरिटेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। आप झूठे हो, मैंने भी कहा झूठा, दूसरे ने भी कहा झूठा, वालदा ने भी कहा झूठा, वालिद ने भी कहा झूठा, तो बच्चा फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो झूठ को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेता है कि दैट नोबडी इज रेडी टू बिलीव इन मी,
क्लियर। तो फिर मैं झूठा ही ठीक हूँ। अब क्या, मैंने सराउंडिंग में बहुत केयरफुल रहना है। मैंने सारी क्लास को क्या कहा, टीम बना दिया, एक शुगल बना दिया उनके लिए कि भाई इनसे एक मिस्टेक हो गई है, क्लियर, आप टीम हो, आपने इनको हेल्प करना है जी। अब मैं पेरेंट्स को क्या कर रहा हूँ कि आपने काइंडली, मैं बच्चे को पॉजिटिवली एक इनकरेजिंग मैनर में कर रहा हूँ। आप जो घर में मार कुटाई है सपोज आपने नहीं करनी, यानी इधर क्या हुआ, एक पॉजिटिव सेंस में एक 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 क्या कर रहे हैं आप, सपोर्ट कर रहे हैं। उधर घर में क्या हो गया, उल्टा उसको मार कुटाई हो गई, क्लैश आ गया, नहीं आ गया। इज दैट क्लियर जी? गॉट इट? अब जब देखें, जब सेम एटीट्यूड दोनों तरफ से मिल रहा हो, स्कूल में भी वैसी ही पोलाइटनेस मिल रही है, घर में भी वैसी ही पोलाइटनेस मिल रही है, स्कूल में भी वैसी इंकरेजमेंट मिल रही है, घर में भी वैसी इंकरेजमेंट मिल रही है, तो चाइल्ड विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। दूसरी मिसाल में देता हूं, फॉर एग्जांपल ये मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में, ग्रेड्स लो हो गए हैं जी। इवन मैंने पेरेंट्स देखे हैं वहीं तपामुक्का शुरू कर देते हैं वो। जब वहां बैठे मेरे सामने कह रहे होते हैं, आप घर चलो जरा, घर चल के बताती हूं आपको, या घर चल के बताता हूं आपको। वो खौफ का फियर फैक्टर ख़त्म करना है। ले सपोज मैंने क्या पॉलिसी की, मैंने उनको बुला के कहा ग्रेड्स कम भी आए हैं तो आपने इन ग्रेड्स पे नहीं जाना। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कि ये बच्चा इसके इस ग्रेड्स को ना मेजर करें। ही एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, वो इस ग्राउंड से शुरू हुआ, वो इंप्रूव करके इतना आ चुका है। अप्रिशिएट हिम, इनकरेज हिम। जिस तरह मैं मिसाल दूं, टेक लैंग्वेज क्लासेस, मेरे पास बच्चे रटे वाले आते हैं और रटे वाले इस लेवल पे होते हैं, सेल्फ राइटिंग पे आते हैं। अगर फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट असेसमेंट में वो 20% भी मार्क्स ले, मैं बच्चों को अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि खुद लिखा है उन्होंने ना। अब एक फर्स्ट ईयर का बच्चा पिछले 10 साल वो रटा मारता रहा है, अगर फर्स्ट ईयर में आके पहली दफा वो अगर वो खुद 2-4 लाइन लिखना शुरू हुआ है, तो मैं वो उसके ग्रेड से नहीं चिपकूंगा। आई इनकरेज दैट चाइल्ड। और ये मैं पहले कितने अरसे से ये काम करता आ रहा हूं, और मैंने देखा है वो 20% वाला मोस्टली नेक्स्ट टाइम जंप करके 60% पे जाता है। आई गॉट द एविडेंस। am I clear जी? अब ये बात मैंने पेरेंट्स को यहां समझानी होती है कि इसने ये यहां इस लेवल पे था, इस लेवल से इंप्रूव कर गया, बजाय पेपर मैनिफेस्टेशन में कमज़ोर भी है तो नहीं। ग्रेड्स का मकसद ये नहीं है। लेकिन फिर उसके साथ जब मैं पूछना शुरू करता हूं ना, मैं हकीकत पे आऊं, अगर मैं फिर सच्चाई पे आऊं, फिर बात बहुत बढ़ जाती है। पता चलता है जी कि बच्चे का घर में कोई स्केड्यूल ही नहीं होता। बच्चा घर में टमाटर भिंडी धो के थक जाता है जी। क्लियर? कभी जी उन्हें मिर्चें ले आओ, कभी दही ले आओ, कभी टमाटर ले आओ। आप पूछें मेजॉरिटी 99% घरों में कोई बच्चों की स्टडी का कोई प्रॉपर एक स्केड्यूल टाइम, जिसमें टीवी ऑफ हो, जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, जिसमें चीखो पुकार ना हो, जिसमें गेस्ट ना हो, जिसमें विजिटर्स ना हो, वो एक टाइम है प्रॉपर जो है वो प्योरली एलोकेट हुआ हो उस बच्चे के लिए, वो कि मुझे नहीं नजर आ रहा होता। अपनी एफर्ट्स में मैं कहूँ बीइंग अ पेरेंट तो मैं जीरो हूं, अपनी डिमांड्स में मैं कहूँ तो मैं हीरो हूं जी। तो फिर मेरा अक्सर सवाल जब ये होता है कि जब पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि सर बच्चे का, सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता जी। आपको टाइम नहीं मिलता तो फिर आप इतना डिमांड्स किस लिए कर रहे हैं? टाइम निकालना पड़ता होता है, टाइम किसी को नहीं मिलता। मैं यहाँ टाइम से मुराद ये नहीं कह रहा आप बिठा के आपने उसको पढ़ाना है। क्लियर? यहाँ किस सेंस में क्या डिस्कस हो रहा है कि कम से कम कोई स्केड्यूल तो हो ना। मैंने बच्चे देखे हैं टीवी से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, घर के बड़े बैठ के टीवी देख रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, टीवी फुल वॉल्यूम से लगा हुआ होता है। क्या ऐसा हुआ है कि आपने टीवी बंद कर दी है क्योंकि बिकॉज दे आर डूइंग देयर असाइनमेंट्स, होम टास्क्स, दे आर बिजी विद देयर ओन वर्क्स? क्या आपने कभी नोटबुक उठा के अप्रिशिएट करना भी सीखा? इवन वाओ जबरदस्त, यू हैव डन एक्सीलेंट, ये आपने किया है काम, कमाल है भाई। हम क्लियर जी? ये उनको क्या इनडायरेक्टली एजुकेट भी तो करना। मैं एजुकेट से मुराद कतन नहीं ले रहा, पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं। क्लियर? एजुकेट रिगार्डिंग माई सिस्टम, माई स्कूल, माई पॉलिसी, माई करिकुलम, माई मैकेनिज्म। हम क्लियर जी? कोई और इशू है? यानी क्या पीटीएम का बेसिक मकसद क्या होता है? एक दूसरे के बारे में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर करना। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको दी थी, वहां फिर वो रिपीट करूं कि मोस्टली पेरेंट क्या हो रहे होते हैं, सपोज बच्चे की नोटबुक है जी, उसने सवाल का जवाब नहीं लिखा, क्या कह रहे होते हैं? टीचर ने जवाब बताया नहीं है जी। हालांकि हम क्या कह रहे होते हैं कि टीचर अगर जवाब बता दे तो बच्चा सारी जिंदगी मोहताज रहेगा, अपाहज हो जाता है, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट बन जाता है। अब क्लियर जी? तो ये बातें सारी कन्वे करनी होती हैं। पीटीएम का मकसद ये होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, इशू क्या है,
उसके लिए आपके पॉलिसी में चीज़ क्या है, कौन सा एक्शन कौन सा काम ऐसा आप कर रहे हैं जो उसको, फॉर एग्जांपल मेमोरी है तो उसके लिए आप क्या मेंटेनेंस लैबोरेटरी रिजल्ट यू मस्ट शेयर विद पेरेंट्स, ये हम करवाते हैं जी, आपने इसमें घबराना नहीं है, आपने बच्चे को इस चीज़ पे फोर्स नहीं करना। एक बात, दूसरी बात, सम टाइम यू डोंट थिंक घरों में ट्यूटर्स लगे होते हैं, ट्यूटर अपने तरीके से पढ़ा रही हैं, स्कूल में कुछ और तरीके से चल रहा है, स्कूल रटा ख़त्म करवाना चाह रहा है, ट्यूटर रटे पे लगा देता है, या ट्यूटर रटा ख़त्म करवाना चाह रहा है, स्कूल रटे पे लगा रहा है। क्लैश आता है नहीं आता, ताकि वो सेम पेज पे हो जाएं, दोनों एक दूसरे की ओरिएंटेशन कर रहे हो। माँ जो होती है वो बच्चे के बारे में ओरिएंट कर रही होती है स्कूल को, और स्कूल ओरिएंट कर रहा होता है मदर को किसके बारे में, स्कूल पॉलिसी के बारे में। दिस इज कॉल्ड पीटीएम जी। अब उस पीटीएम में कुछ उनकी भी रिजर्वेशंस आती हैं नहीं आती, कुछ पेरेंट्स की भी ऑब्जर्वेशन होती हैं नहीं होती, क्या वो कहीं नोट डाउन हुई हैं? ये मोस्टली देखने में आया है जी। मैं इसमें किसी को कुछ ज़्यादा कसूरवार या किसी को कम कसूरवार मैं ही नहीं कह रहा। अब आप ये कह लें कि पीटीएम बेसिकली, इसको मैं अगर शॉर्ट कहूँ तो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन। पीटीएम का मकसद ही क्या होता है, शिकवे शिकायतों के अंबार लगाना नहीं होता, बैठ के डिस्कशन करना होता है कि ये मसला है, और उस मसले का हल मैं फिर कह रहा हूं देना किसने होता है, स्कूल ने, कि बच्चे की ये प्रॉब्लम है और इसका हम ये हल कर रहे हैं, सिर्फ आपके नोटिस में हो, आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आपने इसका हल करना है, आपके नोटिस में हो, ये कोऑर्डिनेशन हो जी। क्लियर? और फिर उस कोऑर्डिनेशन में सपोज पेरेंट्स की कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, क्लियर, कोई उनकी ग्रीवेंसेस हैं, कोई से उनके कंसर्न्स हैं, क्या वो कंसर्न्स नोट डाउन हुए, और पोस्ट पीटीएम कोई हेड की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है स्टाफ के साथ? जो मोस्टली देखने में आया जी, अनफॉर्चुनेटली जी, विद अपॉलॉजीज, 99% नहीं हो रही होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसमें बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है पेरेंट्स से बच्चे के बारे में, क्या वो पोस्ट पीटीएम कोई मीटिंग हुई है, और ये किसके जिम्मे में आती है जी, हेड के। इसका एनालिसिस किसने निकालना होता है, हेड ने। कितने % पेरेंट आए हैं, नहीं आए, सपोज एक ग्रेड है उसकी 30 स्ट्रेंथ है जी, उसमें से 20 आए हैं, बाकी जो 10 नहीं आए उनका क्या होगा जी, उनको इंडिविजुअल कॉल कर वो होगा ना, उनकी प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा, मसला होगा, टाइमिंग होगा। जॉब वाले पेरेंट्स होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, वो उनको छुट्टी नहीं मिल रही, क्या उनके लिए कुछ सेपरेट ऐसी अरेंजमेंट की गई है कि क्या पैकअप टाइम के बाद अगर उनको किसी वक्त वो बुलवा लिया जाए ओवर द कप ऑफ टी? am I clear जी? गेटिंग माय पॉइंट? क्यों उनका वो लूप में रहेंगे ही नहीं, जब वो इन्फॉर्मेशन सारी शेयर ही नहीं होगी, स्कूल की पॉलिसी उनको नहीं पता, तो हाउ विल इट वर्क जी? ये आपका मैकेनिज्म, ये आपका सारा प्लान, ये आपकी सारी पॉलिसी फ्लॉप हो जाएगी, फिर फेल हो जाएगी। am I clear जी? क्या वो सारी डिस्कशंस प्रॉपर हो चुकी हैं, क्लियर, फाइल अप हो चुकी हैं? अब ये जो उसके बाद हुई जी, देन यू विल गो फॉर व्हाट जी, नेक्स्ट पीटीएम। कोई अगली पीटीएम भी होगी नहीं होगी, यानी प्रीवियस पीटीएम में क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या कंसर्न्स थे, क्या वो नेक्स्ट में कवर हुए नहीं हुए? इट्स अ होल सेगमेंट, अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम जी, और अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ स्कूलिंग प्रोसेस which can never be negated जी। अब इसी के साथ एक छोटा सा और सेगमेंट है कि दैट सम टाइम पेरेंट्स शेयर देयर कंसर्न जी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होती हैं जी, जनरली मैं कहूं, क्लियर, इन फॉर्म ऑफ नोट्स होती हैं जी, जो अवॉइड किया जाना चाहिए जी। नोट्स का मैं खास तौर पे, नोट ऑन व्हाट डायरी, नोट ऑन व्हाट नोटबुक नहीं होना चाहिए, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जी।
क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बेस्ट सोर्स है, तो आपके पास बेस्ट क्या होता है, टेलीफोन भी। लेकिन वो भी क्या, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स रिमेन बिजी इन क्लासरूम्स। जो आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं कुछ हैं, दे डील विद टेलीफोनिक मोस्टली कन्वर्सेशन। अब टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है मोबाइल इस्तेमाल करें हर वक्त। एम आई क्लियर? या टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वर्किंग आवर्स के बाद घर में बैठ के टेलीफोन अटेंड करें। नो, ये नहीं होना चाहिए। ये अखलाकी तौर पर भी ये गलत है। ह्यूमनली, इंसानी तकाज़ों में गलत तो है ही है कि वो तो आपने अगले को फिर 24 घंटे बिजी कर दिया ना। इंसानी तौर पे तो गलत है ही है, अखलाकी तौर पे भी गलत है। होना तो क्या चाहिए, वो फेस टू फेस बाय फेस। क्लियर? अगर बाकी सारी चीज़ों, शादी ब्याह और मसरूफियात के लिए टाइम निकल सकता है तो स्कूल के लिए भी निकलना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ और है जी, क्या उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है जी? या पर्सनल विजिट्स भी आप कह रहे हैं? तीसरा इसमें आप ऐड कर लें क्या, पर्सनल विजिट अदर देन पीटीएम कह रहा हूं जी, जो डेली रूटीन में हो रहा होता है। किसी न किसी के बच्चे के पेरेंट की कोई कॉल होती है, कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई पेरेंट आते हैं, वो ऑफिस में अपना कोई कंसर्न रिपोर्ट करके जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये अगर पर्सनल विजिट है, कुछ और है, तो इसके लिए कोई ना कोई, या टेलीफोन भी है तो इसके लिए टाइमिंग होनी चाहिए जी। इट मस्ट बी कन्वेड क्लियरली टू पेरेंट्स जी, अदर देन इमरजेंसी सिचुएशन कह रहा हूँ। कि इमरजेंसी के अलावा अगर उन्हें कॉल भी करनी है तो कोई टाइमिंग उसकी रख लें कि इस टाइम के दौरान करें आप जी। अगर पर्सनल विजिट है उनका इमरजेंसी को छोड़ के, तो टाइमिंग कुछ होनी चाहिए कि आप इस टाइम में विजिट करें जी। और फिर क्या वो उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, जिसके लिए आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जी। इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जिस पे वो कंसर्न नोट डाउन होने चाहिए। वो है क्या, यानी वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या कह लें आप उसको, आसान में अगर सिंपल करूं, वो जो फॉर्मेट मिलेगा आपको क्या है वो उसमें, यानी वो कंसर्न है क्या, क्या कंसर्न है, उस कंसर्न पे एक्शन क्या लिया गया, और उसके बाद उसका फॉलो अप हुआ नहीं हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, फॉलो अप, फॉलो अप। अब इसको लिंक करें जी, पीटीएम है तो उसके बाद भी क्या कंसर्न क्या था जी, उस पर एक्शन क्या लिया गया, एंड व्हाट वाज द फॉलो अप ऑफ दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड मोस्टली दिस सेगमेंट रिमेन्स मिसिंग जी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका फॉलो अप। वो कंसर्न चाहे कोई एकेडमिक कंसर्न है, चाहे वो कोई बिहेवियरल कंसर्न है, चाहे वो कोई डिसिप्लिन इशू है, चाहे वो इवन फी कंसर्न है, उस पर क्या एक्शन लिया गया, क्या किया, एक्शन लेने से मुराद क्या, क्या किया गया उस मसले को हल करने के लिए। और फिर दोबारा मोड़ के क्या वो पेरेंट को कन्वे हुआ है नहीं हुआ, फॉलो अप। कि सपोज आप फलां दिन स्कूल आए थे, आपने विजिट किया था, आपका ये इशू था, उस इशू पे हमने बैठ के ये इसका हल निकाला है, हमने हल कर लिया है, और अब आपको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। am I clear जी? दिस इंप्रूव्स द सिस्टम जी, दिस डेवलप्स व्हाट जी, अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है अनफॉर्चुनेटली, ट्रस्ट डेफिसिट है जी। किसके दरमियान में, इस ट्रायंगल में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ये सपोर्टिव पिलर्स हैं, किसके दरमियान में, पेरेंट और स्कूल। इस ट्रस्ट डेफिसिट को जो ख़त्म कर सकती है चीज़ सबसे ज़्यादा, वो क्या, हर चीज़ का फॉलोअप है, बिकॉज दे डिजर्व इट। क्लियर? अगर आपके पास सैकड़ों बच्चे हैं तो उनका वो एक ही बच्चा उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कंसर्न आपसे शेयर किया है, क्या वो कंसर्न पहले नोट डाउन हुआ है कहीं पे, प्रॉपर रिटन फॉर्म में होना चाहिए वो जी। क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया है, क्या उस एक्शन लेने के बाद उसका फॉलोअप दिया गया है। और मोस्टली इसी फॉलोअप में इश्यूज बनते हैं जी, जब ये फॉलोअप नहीं हो पा रहा होता। एम आई क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट जी? क्लियर? ये नोट डाउन होना चाहिए प्रॉपर कहीं जी।
देन अलॉन्ग विद दैट जी, शॉर्ट इसी में कर रहा हूँ जी कि हमारा क्या मेन कंसर्न क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन। क्लियर, शॉर्ट सा है कि इस कोऑर्डिनेशन में क्लियर फिर हमारा जो आपका एडमिन स्टाफ है जी, क्लियर, वेदर यू कॉल इट व्हाट जी, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, क्लियर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका, रिकॉर्ड कीपर, इज दैट क्लियर जी, सपोर्ट स्टाफ और हेल्पर्स, क्लीनर्स, वॉचमैन, गार्डनर, केयरटेकर, वार्डन, जितनी भी आप वो लिस्ट बना सकते हैं, जो जो भी उसमें आता है जी, क्लियर, HR मैनेजर और HR डिपार्टमेंट, देन जी मीडिया डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जी, और मार्केटिंग मैनेजर जी, और मार्केटिंग पर्सनल, जिस भी लेवल पे आप कह लें कि कौन वो मार्केटिंग करेगा। एडमिशन डेस्क जी, एक लिस्ट बनाते जाइएगा, ये सारे रोल हमने डिस्कस करने हैं कि जी कि दैट हाउ विल अ हेड कोऑर्डिनेट विद ऑल दीज जी। अब सम टाइम आपका पॉलिसी, आपका सिस्टम, आपका स्कूल फेल हो जाता है क्योंकि इस स्टाफ के साथ वो चीज़ें कन्वे ही नहीं की गई होती। यानी अभी तक देखिए हमने सारा मेनली फोकस किस पे रखा है, टीचर पे। अब क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, एकेडमिक्स क्या कैसे जा रहे हैं, बच्चे की हालत क्या है, ये जब तक इस स्टाफ को, फॉर एग्जांपल आप देख लें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो किसी भी इदारे में सबसे इंपॉर्टेंट सीट होती है। अब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के साथ ये चीज़ कन्वे ही नहीं की गई, वो कभी उन कोऑर्डिनेशन और मीटिंग्स का हिस्सा ही नहीं बनेगा। जब पेरेंट आता है तो बंदा जो आपका फेस है, जो जो डील करता है बेसिक पर्सनल, वो तो PRO है ना आपका। He will remain blind there, he will remain blank there, he won't be able to respond to the things जी। am I clear जी? यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आप कह लें इसको, तो आपके पूरे सिस्टम की पॉलिसी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपका मैकेनिज्म फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। What is going on? He must be the most aware in the whole system. अब इसको कैसे करना है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जी। विल कैरी इट ऑन फ्रॉम हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।